केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। केपलर ने 3 लॉ दिए थे अबाउट द प्लानिटरी मोशन ऑफ द प्लैनेट। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ ऑर्बिट। ईच प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकी। मीन्स प्रत्येक प्लैनेट जो है वो सन के चारों ओर एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, घूमता है, और सन जो है वो उसके एक फोकस, जो एलिप्स का फोकस होगा उसके ऊपर लाई करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एलिप्स? सर्कल तो हम जानते हैं, सर्कल मीन्स उसका एक सेंटर हो गया। सेंटर से अगर आप सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लेते हो, कोई भी पॉइंट ले लो, तो वहाँ से उसकी डिस्टेंस सेम होगी, मतलब रेडियस उसका सेम रहता है। व्हाट एलिप्स के केस में ये नहीं होता है। एलिप्स जो है वो थोड़ा एग शेप का होता है, नॉट सर्कल। एलिप्स के लिए इक्वेशन आती है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और जो हमारे पास ए और बी है वो आपस में दोनों लिंक करते हैं, एक रिलेशन है उसके लिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। वेयर ई जो होगा वो होगी हमारे पास इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, और ई की वैल्यू जो है इट इज 0 लेस देन ई लेस देन 1। ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर ई की वैल्यू 0 होगी तो जो शेप होगी वो किस तरह की होगी? सर्कल टाइप की। ई ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास किस तरह से होगा? वो एक एलिप्स फॉर्म होगी। तो हमारे पास जो ये है, हमारे पास ये आ गई एलिप्स। एलिप्स में हमारे पास जो उसके सेंटर में से, मान लो ये सेंटर एलिप्स का, इसमें से जो हॉरिजेंटल एक्सिस होती है, ये हमारे पास ये ए बी जो है, दिस इज मेजर एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस है पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द एलिप्स, दैट इज नोन एज द माइनर एक्सिस। ये पूरी एक्सिस हमारे पास आ गई मेजर, तो यहाँ सेंटर से ये हाफ हो गया ओ बी, ये डिस्टेंस ए हो जाएगी, और ओ ए बी ए होगा, और ये जो हाफ ओ बी दिस इज द सेमी मेजर एक्सिस, जो ये मेजर एक्सिस है उसका हाफ। उसी तरह से हमारे पास ये इसका हाफ जो है दिस इज ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू बी, और दूसरा हाफ भी आपके पास हो जाएगा सेंटर से बी, और जो ये हाफ होगा माइनर एक्सिस का, इसको हम बोलेंगे एक्सिस। और एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, एक फोकस ये हमारे पास F1 आ गया, दूसरा F2। अभी फोकस से जो एलिप्स का सेंटर है वो डिस्टेंस होती है हमारे पास AE, फर्स्ट फोकस से भी AE होगी और सेकंड फोकस से भी AE। अकॉर्डिंग टू कैपिटल फर्स्ट लॉ, सन जो होगा वो एलिप्स का जो एक फोकस होगा वहाँ पे होगा, तो मैंने सन की पोजीशन F1 फोकस के ऊपर ले ली। मान लो ऐसे यहाँ पे सन लाई कर रहा है, और प्लैनेट जो है मान लेते हैं वो, और जो प्लैनेट है दिस इज द प्लैनेट, और ये हमारे पास एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में इस तरह से सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगी सन और प्लैनेट के बीच में, मान लो प्लैनेट घूमता घूमता कहाँ पे आ गया? यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर, तो जो हमारे पास ये ए एस डिस्टेंस जो होगी, दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन द सन एंड प्लैनेट। मतलब जो प्लैनेट की सन से सबसे कम दूरी होगी वो हमारे पास आ जाएगी AS, और इसको हम बोलते हैं पेरीहीलियन। और जो फारसेस्ट मतलब लार्जेस्ट डिस्टेंस होगी सन और प्लैनेट के बीच की, तो मान लो वो यहाँ पे होगी हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा वो B के ऊपर, तो हमारे पास ये आ गई BS, इसको बोलते हैं एपहीलियन। और जब हम AS निकालेंगे तो AS किसके बराबर हो जाएगा? दिस AS, यहाँ से हमें पता है AO माइनस SO, ये बन जाएगा AO माइनस SO। AO हमारे पास A के बराबर है, SO AE है, दिस इज इक्वल टू A कॉमन आ जाएगा 1 माइनस E के बराबर। अब हम निकालेंगे BS मतलब अपहीलियन, लार्जेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ से OB प्लस SO, ये बन जाएगा SB के बराबर। तो SB इक्वल टू या BS इक्वल टू SO प्लस OB।
एस ओ हमारे पास है ए ई और ओ बी है हमारे पास ए, तो यहाँ पे ए कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस ई, तो ये हमारे पास आ जाएगी अपर हीलियम। सो हमारे पास ये हो गया केपलर्स फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट है केपलर सेकंड लॉ, और वो है हमारे पास लॉ ऑफ एरिया। द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड ए प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स अगर हम लेते हैं कि जो प्लैनेट यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर है, ए से वो बी तक चला गया, ठीक है, और उसको टाइम लगा मान लो 1 आवर्स, तो हमारे पास अब यहाँ पे मान लो फिर वो सी पोजीशन के ऊपर पहुंच जाता है, सी से वो डी तक जाने के लिए उसको फिर टाइम लगता है अगर हमारे पास 1 आवर्स। अगर हमारे पास इक्वल टाइम इंटरवल होगा तो हमारे पास जो ये एरिया होगा, जब प्लैनेट ए से बी तक गया तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा, मान लो दिस इज A1 आ गया। फिर जब वो सी से डी तक गया तो उसने जो एरिया कवर किया मान लो वो A2 है। देन अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ, अगर टाइम इंटरवल सेम है, मतलब 1 घंटा उसने लिया ए से बी तक जाने के लिए और सी से डी तक जाने के लिए भी 1 घंटा, तो हमारे पास जो ये एरिया होगा स्वीप ऑफ बाय द प्लैनेट इज इक्वल, दैट इज A1 इज इक्वल टू A2 के बराबर होगा। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ केपलर्स, दैट इज लॉ ऑफ एरिया। जब प्लैनेट जो है सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। जब वो फारस्टेस्ट पॉइंट के ऊपर होता है, मतलब दूर लास्ट डिस्टेंस के ऊपर होता है, मतलब इस साइड है, सन यहाँ पे है, इस साइड होगा, तो यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो कम होगी। बट जब सन के नज़दीक होता है प्लैनेट तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। और इन दिस केस जो एरियल वेलोसिटी होगी प्लैनेट की, दैट इज dA/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट रहती है। प्रूफ निकालेंगे ऑफ लॉ ऑफ एरिया। सो इसके लिए हमने कंसिडर कर लिया है, कोई हमारे पास ये प्लैनेट है और ये ए पोजीशन के ऊपर है और ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड द सन विद वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, और जो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट आया r इन दिस डायरेक्शन और v, इन दोनों के बीच में एंगल बन जाएगा थीटा। और मान लो वो प्लैनेट जो है वो ए से बी तक पहुंच जाता है, मतलब इतनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, मान लो कितनी टाइम में कवर करता है वो, इसके लिए लेता है वो dt टाइम। सो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इन दिस केस मान लेते हैं वो ds आ गया, तो ds इज इक्वल टू v dt, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहाँ पे वेलोसिटी v आ जाएगी और टाइम dt। सो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस मूव्ड, कितनी डिस्टेंस मूव की उसने, मान लो वो हमारे पास आएगी ds इज इक्वल टू v dt। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। जब हमारे पास प्लैनेट जो है वो स्मॉल डिस्टेंस, मान लो वो ds कवर कर रहा है, तो इन दैट केस जो हमारे पास ये पाथ होगा वो स्टेट ही होगा। तो इसके लिए मैंने ये इसको दोबारा रीड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे मान लो ये सन की पोजीशन आ गई, प्लैनेट पहले यहाँ पे था ए पोजीशन के ऊपर, फिर वो बी के ऊपर पहुँच जाता है, और जो ये एंगल थीटा है तो ये हमारे पास दिस एंगल कितना बन जाएगा, दिस इज 180 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल हमारे पास ये 180 तो 180 माइनस थीटा बन जाएगा। ये हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बी एन मान लेते हैं। सो दिस इज सन, तो इसके लिए मैंने एस लिख दिया यहाँ पे। जब प्लैनेट ए पोजीशन से बी पोजीशन तक पहुँच जाता है इन टाइम dt, तो इसके द्वारा जो ये एरिया स्वेप्ट किया जाता है तो वो किसका होगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल SBA। तो हमारे पास आ जाएगा एरिया, और इसको हम लिखते हैं स्मॉल एरिया होगा ये भी, DA इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस आ जाएगा इसका, दिस इज इक्वल टू 1/2 बेस आ जाएगा हमारे पास r, और हाइट निकालेंगे हम यहाँ पे।
हाइट निकालने के लिए मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले लेता हूँ BNA। तो यहाँ पे ये एंगल है, दिस इज 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम साइन 180 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, दैट इज BN ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज AB। और साइन 180 माइनस थीटा होता है हमारे पास, दिस इज साइन थीटा, और BN ओवर AB हमारे पास क्या है, दिस इज VDT। सो आ जाएगा VDT। सो BN इज इक्वल टू VDT साइन थीटा। सो इस तरह से हमारे पास एरिया बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई VDT साइन थीटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगी किसके बीच में, सन और प्लैनेट के बीच में, वो हमारे पास सेंटर की तरफ टूवर्ड्स सन इस तरफ एक्ट करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसके कारण जो टॉर्क डेवलप होगी प्लैनेट के ऊपर वो हमारे पास आएगी टॉर्क इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू R क्रॉस F, और दिस इज इक्वल टू RF साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे 0 होगा तो दिस इज इक्वल टू 0। सो जो टॉर्क एक्ट कर रही है 0, अगर आपके पास इफ टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल टू 0 तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। कैसे? क्योंकि हमारे पास dL/dt रिलेशन होता है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क के बराबर। टॉर्क एक्सटर्नल यहाँ पे 0 आ रही है, सो dL/dt इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज L इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा प्लैनेट का वो कांस्टेंट होगा अराउंड द सन। अब नेक्स्ट जो है, हम जानते हैं जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन होता है। वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R क्रॉस P। जो एंगुलर मोमेंटम होता है दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई लीनियर मोमेंटम, और जो लीनियर मोमेंटम होता है इट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, P इज इक्वल टू mv। तो हमारे पास बन जाएगा R वेक्टर मल्टीप्लाई mv वेक्टर, और दिस इज इक्वल टू m R वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और दिस इज इक्वल टू m R v साइन, और यहाँ पे जो R और B v साइड है R साइड है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, थीटा, साइन थीटा। सो हमारे पास बन जाएगा L इज इक्वल टू MRV साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब जो L की वैल्यू है MRV साइन थीटा, इसका हम यूज करेंगे इस इक्वेशन 2 में। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारे पास RV और साइन थीटा है, M नहीं है साथ में, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे M के साथ। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 एंड डिवाइड विद द M टू द राइट हैंड साइड, वी गेट DA दिस इज इक्वल टू M/2 M RV dt sin theta. So this is equal to 1/2 M VR sin theta dt. Now जो हमारे पास MBR sin theta ये हमारे पास है L के बराबर, तो यहाँ पे हम वैल्यू भर देंगे 1/2 M L dt. सो दिस बिकम्स, अब dt जो है इस साइड ले आएंगे हम तो डिवाइड बाई हो जाएगा, DA/dt दिस इज इक्वल टू L/2M। सो L जो है दिस इज एंगुलर मोमेंटम, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट होता है, 2 भी कांस्टेंट वैल्यू है, सो सारा हमारे पास ये आ गया कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो हमारे पास आ गया DA/dt इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब हमारे पास जो एरिया वेलोसिटी होगी प्लैनेट की
वो हमारे पास कांस्टेंट होती है। तो हमने यही प्रूव करना है। दिस इज द प्रूफ फॉर केपलर्स सेकंड लॉ। नेक्स्ट है थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड। द स्क्वायर ऑफ द टाइम फॉर अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। इस थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा प्लैनेट का, टाइम पीरियड मतलब जो एक चक्कर लगाने के लिए प्लैनेट सन के चारों ओर जितना टाइम लेता है, अगर हम उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो किसके बराबर होगा? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो हमारे पास ये सेमी मेजर एक्सिस है इसका क्यूब, दैट इज टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब हम इसके बाद इसका प्रूफ निकालेंगे। इसके लिए हम सिंप्लिसिटी के लिए करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास ऑर्बिट जो है, जहां पे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सन, वो हमारे पास किस तरह का है? वो हमारे पास सर्कुलर है। सो इस तरह से ये सन आ गया और ये आ गया हमारे पास प्लैनेट, जिसका मास स्मॉल m ले लिया और मास ऑफ सन मैंने ms ले लिया, और जो हमारे पास जो रेडियस होगा, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, उसको मैंने r ले लिया, और जो प्लैनेट है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। अब इन दोनों के बीच, सन और प्लैनेट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वही नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगी प्लैनेट को रिवॉल्व अराउंड द सन, क्योंकि किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए सेंटीमीटर फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी किसके बीच में? सन और प्लैनेट के बीच में। तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगी mv² अपॉन r, जो मास हो गया m, v वेलोसिटी और r जो है वो डिस्टेंस है। दिस इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स होती है हमारे पास gmm ओवर r², प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो प्लैनेट का मास m और जो सन का है उसको हमने ms लिखा, तो ms लिख दिया मैंने, ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस किसकी है हमारे पास यहाँ पे? r, दैट इज r²। अब टाइम पीरियड निकालेंगे, तो जो टाइम पीरियड होगा दिस इज इक्वल टू, जो टाइम पीरियड होगा इसका मतलब यहाँ से एक चक्कर लगाने के लिए, मतलब दिस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस आ जाएगा 2πr, और जो उसकी स्पीड होगी दैट इज v, क्योंकि स्पीड होती है हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। थोड़ा इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो v इज इक्वल टू 2πr ओवर t। अब v की वैल्यू हम, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज 2। अब v की वैल्यू फ्रॉम क्वेश्चन 2 से हम क्वेश्चन 1 में भरेंगे यहाँ पे v की जगह। तो ये हमारे पास बन जाएगा m, और यहाँ पे 2πr ओवर t का स्क्वायर ओवर r, दिस इज इक्वल टू gms m ओवर r²। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m 2 का स्क्वायर दैट इज 4, पाई का स्क्वायर और r², और t² होगा वो नीचे आ जाएगा r, दिस इज इक्वल टू gms m ओवर r²। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, m के साथ m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, t² को हम इस साइड ले जाएंगे तो बन जाएगा t² इक्वल टू, अभी ये r² है, इस साइड आके इधर r है तो ये बन जाएगा r³, और ऑलरेडी यहाँ पे है 4π² और ये gms नीचे डिवाइड हो जाएगा gms। तो हमारे पास ये जो है दिस टर्म, तो ये सारा किया जाएगा, दिस इज कांस्टेंट। सो इस तरह से हमारे पास t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ आ जाएगा। सो इस तरह से दिस इज द प्रूफ फॉर केपलर्स थर्ड लॉ।